हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, काफ़ी कुछ हमने कवर अप किया था, पीके, पीएच वगैरह ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्थो इफेक्ट क्या होती है, इसका कैसे यूज़ होता है हमारे एसिडिटी पे, किस तरह से डिपेंड करता है, कैसे ये इफेक्ट करता है हमारे ऑर्डर ऑफ एसिडिटी को। उसके बाद ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग छोटा सा कुछ एक दो और भी एग्जाम्पल्स है जो आपको जानना जरूरी है ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। उसको करने के बाद हमारी जो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग बात करेंगे ऑर्थो इफेक्ट के बारे में, जिसमें कि बेंजोइक एसिड के टर्म में हम लोग बात करेंगे। जनरली बेंजोइक एसिड में ही ये देखा जाता है। और ये जो है ना ऑर्थो इफेक्ट, ये हमारा सिंपल ये एग्जाम्पल है स्टेरिक इफेक्ट का, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह होती है जिसके वजह से ये इफेक्ट होता है। तो पहले मैं आपको ये बोल देती हूँ कि ये जो बेंजोइक ऑर्थो इफेक्ट है ना बेंजोइक एसिड में, ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर का, ठीक है। तो इसको जैसे ये हमारा बेंजोइक एसिड हुआ, ये हमारा क्या है बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहे या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे, इस बेंजोइक एसिड के एसिडिक नेचर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होती है ना, ये इंडिपेंडेंट होती है इसके नेचर, इसके एसिडिक नेचर से। तो अब ये देखना है कि भाई जब इसकी जो है जब इंडिपेंडेंट है नेचर से इस बेंजोइक एसिड की, तो फिर यहाँ पे इसका यूज क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगते क्यों है, ठीक है। पहले इस क्यू का आंसर ढूंढते हैं। तो क्या होता है, ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड, ये है हमारे पास प्यारा सा हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इस बेंजोइक एसिड में हम लोग इसका कॉन्जुगेट बेस बना दे रहे हैं, और जब ये कॉन्जुगेट बेस बनता है तो क्या होता है, कुछ तो होगा। जब ये कॉन्जुगेट बेस बनती है, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है। ये हमारी बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, और ये हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया इस एसिड की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारा सिस्टम है, एक तो एरोमेटिक भी सिस्टम है हमारा, और हमारे पास ये कार्बोक्सिलेट आयन भी है, मतलब ये COO- कार्बोक्सिलेट आयन ही तो बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब, और हम लोग जानते हैं कि जो एसिटिक एसिड होती है, मतलब हमारे जो एक होता है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। और हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर रेजोनेंस में, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि, तो इसके वजह से क्योंकि ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है में जाती है, इसके पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये देखो ये इधर गई और ये इधर आई, ठीक है। तो इसके वजह से हमें हमारे पास कुछ इस तरह से हमें एक हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी हमें, ठीक है। एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी O- और यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे ही होता है इसके इक्विवेलेंट कार्बोक्सिलेट के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। पर यहाँ पर ये तो हो रहा है जो हो रहा है, पर यहाँ पर एक गड़बड़ होती है, पता है क्या, देखो यहाँ पे अब रेजोनेंस वाला कोई ग्रुप बैठा हुआ है, इसको भी है, इसको भी मची हुई है कि इसको भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट लेना है, कि ये क्यों ले रहा है, मुझे भी लेना है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, बीच में आ जाता है, आते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो बीच बीच में आ जाते हैं। तो ये तो रेजोनेट, ये तो अपना रेजोनेंस जैसे इसको करना है वो कर ही रहा है, पर साथ साथ क्या होता है, ये भी इसको भी चैन ना आता, तो क्या करता है ये भी पार्टिसिपेट कर जाता है रेजोनेंस में। तो इसके वजह से हमारे पास हमारी जो स्ट्रक्चर है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमें मिलता है, देखने को मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसके वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहा गया एबनॉर्मल बिहेवियर भी बोल सकते हो, एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस एबनॉर्मल बिहेवियर को ना, इसके वजह से क्या हो गई, यहाँ इसके वजह से इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से हमारे जो बेंजोइक एसिड की जो एसिडिक नेचर है ना वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाती है। तो अब यहाँ पे ये देखो ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है एरोमेटिक वाला, इसके वजह से तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है ना। तो अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये जो रिंग है ये पार्टिसिपेट ही नहीं करे, तो इसकी जो एसिडिक नेचर थी हमारी जो कार्बोक्सिलेट की या एसिड की, बेंजोइक एसिड की, वो जैसा था वैसा ही रहेगा, है ना, ऐसा हो कर सकता है। तो इसी के लिए क्या किया,
इसके ऑर्थो पोजीशन पे, इसके जो ऑर्थो पोजीशन है, ये हमारा जो बेंजोइक एसिड है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई जी ग्रुप, मान के चलो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डाल दिया, ठीक है। जिसके वजह से क्या हुआ, अब देखो ये है कोई बड़ा सा ग्रुप भी होगा, ऑफ कोर्स बड़ा सा ग्रुप है ये, और इन दोनों के बीच में ना अब लड़ाइयां होने लगी, अब लड़ाइयां होने लगी, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। मैं बोली ना ये एग्जांपल है स्टेरिक फैक्टर का, स्टेरिक हिंड्रेंस का एग्जांपल है। तो इन दोनों के बीच ना ये जी ग्रुप है और ये COH ग्रुप है ना, इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जिसके वजह से क्या हुआ, अब इधर में झगड़ा हो गई। अब किसी एक को तो सुलझाने की जरूरत पड़ेगी ना, दोनों ही गर्मा गर्मी कर रहा है, तो किसी एक को तो चाहिए शांत होने का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोला चलो ठीक है, तुम रिंग के अंदर ही रहो, मैं चला जाता हूँ कहीं और। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से क्या होगा यहाँ पे, ये इसके वजह से क्या होगा कि हमारे पास ये जो देखो, ये सारे के सारे क्या हो रहा है, जितने भी हमने अभी तक देखा है, सारे के सारे एक ही प्लेन में देखा है। ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि COH और G ग्रुप जो है वो एक ही प्लेन में है, तभी तो हो रही है। तो इसके वजह से क्या होती है, जब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है ना, तो ये जो इन दोनों में जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, इसके वजह से ये COH ग्रुप जो है ना, वो अपने प्लेनेटरी को, मतलब प्लेन को छोड़ के चला जाता है। मतलब प्लेन, ये दोनों साथ में थे, अब ये प्लेन में नहीं है, ये प्लेन के ऊपर आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। जिसके वजह से क्या होता है, हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सॉरी अगर मैं स्ट्रक्चर नहीं बना पा रही हूँ तो, पर मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगी। ये हमारा जी ग्रुप है और ये कुछ मान के चलो ये हमारा प्लेन के बाहर चला गया, ठीक है। अब इसके बीच जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, एकदम भी नहीं होगी, ठीक है। प्लेन के बाहर चला गया, ये एक साइड प्लेन के पास था, प्लेन के अंदर था, और अब जो है ये प्लेन के बाहर चला गया। तो अब जब प्लेन के बाहर चला गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, जिसके वजह से जो अब ये जो करता था, इसकी जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनती थी वो बनने लगेगी, ठीक है। इसकी वजह से बनने लगी, और जैसा वो पहले एसिडिक नेचर शो करता था वैसे ही अपना एसिडिक नेचर वो शो करेगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जो जी ग्रुप है, जी ग्रुप को लगाते हैं, चाहे इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया, तो अब इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। जब ये जो है ये पार्टिसिपेट इसमें कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये जो पहले जो यहाँ पर ये हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, ये जो पार्टिसिपेट कर रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि ये सब कोई साथ में एक प्लेन में थे, एक ही घर में रह रहे थे। अब ये घर के बाहर चला गया, जब घर के बाहर चला गया तो कोई झगड़ा होगा ही नहीं। अब वो अलग रूम में है, ये अलग रूम में, कोई झगड़ा नहीं होगा। तो बस वही हो रहा है कि यहाँ पे सब एक ही साथ थे, तो इसलिए यहाँ पे ये पार्टिसिपेट भी कर पा रहा था बेंजीन रिंग अपना इसमें, और यहाँ पे अब बेंजीन रिंग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ में अगर आ रही है बात, फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ओके। चलो ठीक है, तो ये कहानी की हमारी ऑर्थो इफेक्ट की, यही कहा गया है कि जब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह नहीं होती है, तो अब ये जी ग्रुप है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इससे इस एसिड को, बेंजोइक एसिड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर है तो वो एसिडिक नेचर ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसा कि आपके सामने ये एग्जाम्पल है, इसमें पूछा गया है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इन तीनों की ऑर्डर ऑफ एसिडिटी निकालनी है। आप इसे खुद से लिख लिया करो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ये बेंजोइक एसिड है, ये पता चल गया। इसका मतलब जहां भी बेंजोइक एसिड देखो, सबसे पहले ध्यान रखो कि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा ही लगेगा, ओके। मतलब कि अब इसके ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोस्ट एसिडिक इसे कहा गया, तो ये मोस्ट एसिडिक ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्थो, ये हमारे यहाँ पे हमारा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ओके। ऑर्थो इफेक्ट लगने के कारण ये मोस्ट एसिडिक होता है नेचर का, जिसके वजह से हमारा जो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट का। समझ में आ गया, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ओके। चलो अब देखो, अब इन दोनों में क्या करना है, सेकंड और थर्ड में। अब जैसे यहाँ पे जिसकी नेचर थी वो शो करवाना है, जैसे कि ये हम जानते हैं मेटा पे माइनस आई का ही सिर्फ और सिर्फ मेटा पे माइनस आई लगता है, और क्योंकि ये पैरा है तो पैरा पे प्लस आर और माइनस आई, OCH3 ग्रुप है, ये दोनों ही लगाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग, जैसा कि हम लोग देखते हुए ये चीज आए हैं कि जो हमारा एसिडिक नेचर है उसको यहाँ पे अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगेगा, जो हम लोग लगाते हुए आए हैं शुरू से, ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो अब मैं डायरेक्टली लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट हो गया, उसके बाद फिर हमारा सेकंड हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा ये थर्ड हो जाएगा नेचर में। समझ में आ रही है बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे ज्यादा ऑर्थो हो जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड में हमारा ये जो मेटा वाला लगाता है वो हो जाएगा, उसका सबसे लास्ट में पैरा हो जाएगा। एसिडिक नेचर, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ये हमारी हो जाएगी,
ओके, क्यों होगी? फर्स्ट क्यों हो रहा है? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। देख रहे हो ना कि यहाँ पे ये देखो इसका भी प्लस आर और माइनस आई लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ऑर्थो इफेक्ट है इसके वजह से इसके ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक हम लोग इफेक्ट नहीं देखते हैं, डायरेक्टली देख रहे हैं कि अच्छा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा। ओके, समझ में आ रही है बात? अगर बेंजोइक एसिड है और उसके साथ अगर आपको कोई भी ग्रुप दे रखा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, तो वहां पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगी और उसको सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिटी उसको दे देना। उसके बाद फिर जो दूसरा और जितने भी आपको मिलेंगे, जिस टाइप के ग्रुप आपको मिलेंगे, उसके ऊपर आप उसका इफेक्ट लगाते रहना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कि ये प्लस आर लग रहा है या माइनस आर लग रहा है या माइनस आई लग रहा है, माइनस एच लग रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप करते रहना कि कौन ज़्यादा डोमिनेंट है, कौन क्या है, किसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए अपने एसिडिक नेचर निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? चलो ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने ये एग्जाम्पल है, बेंजोइक एसिड, ये सेम सब कुछ वैसे ही करना है। ये हमारा NO2 है, NO2 है और NO2 है, और हम लोग जानते हैं कि ये माइनस आई लगाता है और ये माइनस आर और माइनस आई लगाता है ना। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें से आपको पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या है, तो सिंपल सी बात है, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट का हो जाएगा एसिडिटी। उसके बाद आप देखो, अब ये माइनस आई और माइनस आर लगा रहा है, दो ग्रुप साथ में लगा रहा है, दो फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगा रहे हैं दोनों साथ में। तो क्योंकि हमें बेंजोइक एसिड की एसिडिटी निकालनी है, तो क्या होगा, जितना ज्यादा इसके पास माइनस आर है, माइनस आई है, वो उतना अच्छा है ना। मैं बताई थी कि जितने भी एसिडिक नेचर होते हैं उसको माइनस वाले ग्रुप बहुत पसंद होते हैं। तो यह दो माइनस वाले ग्रुप लग रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि आर डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। ठीक है, आर डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट पे, तो हम आर को ही लेंगे पहले। ओके, जब हम और भी माइनस आ रहे हैं मतलब माइनस आर को लेंगे पहले, जिसकी वजह से थर्ड हमारा हो जाएगा उससे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद फिर लास्ट में हो जाएगा हमारा सेकंड, मेटा पे जो है हमारी जो एसिडिक नेचर लग रही है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे एक बार कमेंट में यस कर देना, बता देना कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो ठीक है, अब मान के चलो मैंने कुछ ऐसा ग्रुप आपको दे दिया है ना, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। तो कुछ ऐसा ग्रुप आपके सामने है, अब इसकी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, तो बताओ इसका कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहली बात है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड है और ये CH3 है। भाई इसको कुछ भी लेना देना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक किसी को आंख बंद करके लिख दो, सबसे पहला एसिडिक ये हो गया। ओके, उसका अब इन सब में डिसाइड करनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाओ, ये हमारा प्लस है, प्लस यहाँ पे तो प्लस आई लग रहा है, और ये प्लस एच और ये प्लस आई लग रहा है, और एसिडिक नेचर को प्लस आई वाले ग्रुप से काफी ज्यादा एलर्जी है, तो हम वो उसके इन्वर्सल प्रोपोर्शन लेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे प्लस आई प्लस एच, और हम लोग जानते हैं कि जो प्लस एच होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है प्लस आई से। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसिडिक नेचर है, इसका मतलब जस्ट उल्टा करना है हमें। इन्वर्सल प्रोपोर्शन होता है ना प्लस एच और प्लस आई के, इंडक्टिव एसिडिक नेचर। तो अब इन दोनों में से हम लोग जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्लस एस जो है, मतलब इस ग्रुप में ये प्लस एस ज्यादा डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू प्लस आई। तो ये जो प्लस एच है ये ज्यादा दिखाएगा अपना, और जब ये ज्यादा अपना दिखाएगा, शो करेगा अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसके वजह से इसकी एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ प्लस आई है, इसके कंपेयर में तो ये कम है ना, मतलब इसको हम लोग कम प्रायोरिटी देते हैं, ये कम इफेक्ट लगाता है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये भी एसिडिटी को इसका कम करेगा, पर कम करेगा, है ना, एज कम्पेयर टू फोर्थ। तो जब ये कम कंपेयर करेगा तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड। लेकिन यहाँ पे देखो, ये हमारे पास, इसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं, ना ही प्लस एच है, ना ही प्लस आई है, कुछ भी नहीं, ना ही प्लस आर है। तो इन लोगों से अच्छा तो ये हमारा है ना, ये इसकी स्टेबिलिटी को कुछ नहीं कर रहा है, जैसा था वैसा ही था, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। पर यहाँ पे देखो, इसकी जो स्टेबिलिटी है, ये दोनों मिल करके बेंजोइक एसिड की स्टेबिलिटी को, मतलब एसिडिक नेचर को, ये कम कर रहे हैं, पर ये कम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल है। तो इन दोनों से अच्छा तो ये है ना कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल में रह करके कम से कम इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है ना। तो इसके वजह से ये हमारा 2 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारा, थोड़ा इससे ज्यादा, मतलब इसके बाद एसिडिक नेचर शो करेगा। फिर इन दोनों में से जो कम इसको डिस्टर्ब कर रहा हो वो हो जाएगा हमारा एसिडिक नेचर। तो इन दोनों में से कौन डिस्टर्ब कम कर रहा है? थर्ड कम कर रहा है, और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन कर रहा है? फोर्थ। तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। समझ में आ गई बात? आगे कैसे क्या करना है। और अगर मैं यहीं पे आपको एग्जांपल बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पे NO2 कर दूं, जैसा मैंने अभी किया था NO2 प्रीवियस एग्जांपल में, सिंपल वाले साथ में सिंपल भी है।
ठीक है, ये जान रहे हैं, ये सारे हम लोग जान रहे हैं कि माइनस आई और ये माइनस आर माइनस आई लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो ये तो ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे लगा रहा है, तो सबसे ज्यादा आंख बंद करके इसी को कर दो, जब भी ऑर्थो इफेक्ट हमें दिख रहा है तो सबसे पहला ये हो जाएगा। अब हम लोग इन तीनों में डिसाइड करना है, इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन शो करेगा। तो जाहिर सी बात है माइनस वालों को ज्यादा प्यार करता है हमारा एसिडिक नेचर, तो जो सबसे ज्यादा माइनस लगाएगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा उसके मतलब उसके कॉन्जुगेट बेस को, है ना। इसके वजह से इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ जो माइनस आर लगा रहा है NO2 इसके, और हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा हम लोग प्रायोरिटी देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट को एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आर है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये बिल्कुल न्यूट्रल है। पर यहाँ पे देखो ये दोनों मिलके इसकी बेंजोइक एसिड की जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की, मतलब इसकी जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज कर रही है, और ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो हुई ना, ये इंक्रीज कर रही है, मतलब ये इससे ज्यादा, ये जो है ये दोनों इससे ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर रही है और ये इंक्रीज भी नहीं कर रही ना डिक्रीज कर रही है, बिल्कुल न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, ये सबसे लास्ट में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मिलकर के इसके एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे थे और CH3 में इसके एसिडिटी को डिक्रीज हो रही थी, इसलिए CH3 में ये ज़्यादा ताकतवर था इन दोनों से, CH3 के केस में। पर यहाँ पे क्योंकि NO2 आ गया और NO2 जो है वो माइनस आर माइनस आई ये सब लगाता है, जिसकी वजह से इसकी जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज करती है इसके वजह से क्या होता है, तो इन दोनों के पास इंक्रीज करने का सोर्स है पर इसके पास कोई भी सोर्स नहीं है। मैं समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इसके वजह से इसकी एसिडिक नेचर इन दोनों से कम हो जाएगी। ओके, समझ में आ गई बात। तो हमारा 2 हो जाएगा, उसका सबसे ज्यादा माइनस आर लगता है तो यहाँ 4th हो जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड, हाँ उसके बाद फिर 3rd हो जाएगा। ये हमारा इस केस में NO2 के केस में ये हमारा हो जाएगा एसिडिक ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से लग रहा है और 4th वाले से लग रहा है क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट है। फिर 3rd क्योंकि वहाँ पे हमारा जो माइनस आई है, और सेकंड क्योंकि सेकंड में कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा है। समझ में आ रही है बात, चलो ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारे ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। बिल्कुल इजी है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपको देखना है कि बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड के साथ में अगर कोई भी ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से आंख बंद कर लेना और सबसे पहला प्रायोरिटी उसको एसिडिक नेचर में उसी को देना है। समझ में आ गई बात। उसके बाद हमें जैसे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगेगी उसके अकॉर्डिंग हमें इसके ऊपर काम करना है, जैसे कि हम लोग करते हुए आए हैं इसमें। ओके, अगर इन केस अगर आपके पास दोनों में ऑर्थो इफेक्ट सेम टेंडेंसी से लग रहा है तो आप क्या करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा बेंजोइक एसिड है और ये हमारा यहाँ पे CH3 है, ये हमारा बेंजोइक एसिड है और ये यहाँ पे NO2 है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इन दोनों में ही ऑर्थो इफेक्ट लग रहे हैं, इन दोनों में ही ऑर्थो इफेक्ट लग रहे हैं। अब जब इन दोनों में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो अब क्या करें, अब तो प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर सकता ना दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को, मतलब जो जैसा इफेक्ट लगा रहा है उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी एसिडिक नेचर को बताएंगे। ठीक है, जैसे कि ये अब माइनस आर लगा रहा है और माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे ये प्लस H और प्लस आई लगा रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा नेचर में, ये हो जाएगा ज्यादा एसिडिक, है ना। समझ में आ रही है बात। ओके, ये हो जाएगा हमारा ज्यादा एसिडिक, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई और माइनस आर और दोनों ही लग रहे हैं साथ में, और ये जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, आपको प्लस प्लस वाले लग रहे हैं। समझ में आ गई बात। जब भी आपको ऑर्थो इफेक्ट सेम ग्रुप में मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों ऑर्थो इफेक्ट सेम लग रहे हैं, तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आप जाओगे। पहले ऑर्थो इफेक्ट देखोगे, अगर ऑर्थो इफेक्ट सेम है तो उसका फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जा करके उसके एसिडिक नेचर को हम लोग को बता देना है। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक बात, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमारी खत्म होती है ऑर्थो इफेक्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दे के रखा हुआ है, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप वो भी मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये रही बात, ये तो हमारी बेंजोइक एसिड की बात थी। ऑर्थो इफेक्ट और एक दो जगह लगती है, वो जब मैं बेसिक स्ट्रेंथ आपको पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ पे इसे बताऊंगी, पर यहाँ पे मैं आपको बस एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे हमारे पास एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन में भी हमारी जो है वो ऑर्थो इफेक्ट लगती है। ठीक है, अब कैसे कहाँ क्या है वो मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ में बताऊंगी इस चीज के ऊपर। ओके।
चलो ठीक है। अब मैं जो आपको बता रही थी कि अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि और भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो वो मैं पहले वो क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो, तो इस एग्जाम्पल में आपको निकालना है पीकेए, मतलब किसकी ज़्यादा पीकेए है। तो पहले मैं इसकी पीकेए की वैल्यू लिख देती हूँ कि कौन कौन सी किसी किसी कितनी कितनी पीकेए है। उसके बाद मैं इसका अप्रोप्रिएट रीजन बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। ओके, जैसे कि पीकेए CH4 की होती है 48, इसकी होती है 40, इसकी होती है 33 और इसकी होती है 32। तो आप ये अच्छे से समझ में आ रहा है आपको कि कौन से सबसे ज़्यादा किसका पीकेए है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रही है, पीकेए डिक्रीज हो रही है ना। यहाँ 48 थी, फोर्थ वाले की 32 है। तो ये ऐसा क्यों क्यों हो रहा है ये ऐसा? तो यहाँ पे मैं रीज़न ये बता सकती हूँ, जैसे कि CH4 है, CH4 है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारा कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे आप देखो जितने भी हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, बेंजाइल फिनाइल ग्रुप कर रहा है ना, सारे में फिनाइल ग्रुप कर रहा है। ठीक है, तो फिनाइल ग्रुप कर रहा है। तो जब भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होती है एसिडिक मीडियम में, मतलब एसिडिक नेचर में, जब भी आप एसिडिक नेचर की बात करो और वहाँ पे अगर डीलोकलाइजेशन हो रही है, कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होती है, एसिडिक नेचर जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास CH3, आपके पास कुछ एसिटेट, मतलब ये ऐसा कोई एक ग्रुप है और एक आपके पास कुछ इस तरह के ग्रुप है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से बताओ कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी होगी। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है और यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके वजह से क्या होगी, ये हमारा जो एसिडिक नेचर है वो हो जाएगा ज्यादा। क्यों, देखो ये हमारा डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज जो पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये हमारा ग्रुप क्या है, लोकलाइज्ड। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं भी जा नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन के पास ही है, कहीं भी नहीं जा रहा है। तो ये हो गई हमारी लोकलाइज्ड वर्ड और ये हमारी हो गई डीलोकलाइज्ड। अब जहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है पॉसिबल, वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करवाता है। ओके, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन डीलोकलाइजेशन में जा रहा था, अब यहाँ पे कार्बन जो है वो जा रहा है। जैसे कि आप मान के चलो मैं यहाँ का कोई भी एक हाइड्रोजन को हटा देती हूँ, निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, निगेटिव चार्ज आते ही क्या होता है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, हर जगह कर रहा है। ठीक है, तो जिसके वजह से जितना ज्यादा जिसमें डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज्यादा इसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगी, और जितना ज्यादा एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगी उतना ही कम इसका पीकेए होगा। यही तो खेला है, यही तो हमें जानना है कि एसिडिक नेचर की इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है पीकेए की वैल्यू। ओके, तो बस वही करना है कि जैसे जैसे हमारा डीलोकलाइजेशन, जहां भी आपको फिनाइल ग्रुप ज्यादा दिख रहा है वहां पे एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रही है, यही मुझे बताना था। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है कि मैम कि देखो यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो यहाँ भी दो कार्बन पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब दो फिनाइल रिंग पार्टिसिपेट कर रही है, यहाँ भी दो फिनाइल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रही है। तो इन दोनों की पीके में डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिंग है ना, ये वाले रिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये देखो ये बिलो द प्लेन है। जब आपस में जब आप एक साथ हो तभी तो कन्वर्सेशन हो सकेगा ना। ठीक है, और अगर आप दूसरे रूम में और मैं इस रूम में हूँ तो नहीं हो पाएगा ना सही से कन्वर्सेशन। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन इन दोनों रिंग में, यानी इस नेगेटिव चार्ज और इस रिंग में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बिलो द प्लेन है और ये जो है ये प्लेन में है। तो जो प्लेन में है वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पे बिल्कुल भी डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे भी प्लेन जो है वो दो रिंग में थी। ठीक है, प्लेन में दो रिंग थी और यहाँ पे प्लेन में जो है वो दो रिंग है। तो इन दोनों की जो पीके वैल्यू है वो काफी कम डिफरेंस है, बस 1 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पीके इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। जब भी sp2 कार्बन आपका आता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हम लोगों ने हाइब्रिडेशन वगैरह में पढ़ रखा हुआ है। तो जिसके वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का शो करता है। इसके वजह से हमारी जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज करती है और पीके की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज करती है। समझ में आ गया कि ये ऐसा क्यों होता है, दोनों तरफ की रीजन में बता दी। कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा तो एसिडिक नेचर होगा, और फिनाइल रिंग होगी तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगी, जिसकी वजह से तो वो खुद पे खुद उसकी एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आ गई बात, चलो ठीक है। तो ये थी हमारी पीके की वैल्यू। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, ये हमारा ए था तो सबसे ज्यादा ए की पीके वैल्यू हो जाएगी, फिर बी की, फिर सी की और फिर डी की। जैसा कि हम लोगों ने पीके की वैल्यू जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर को बता दिया। समझ में आ गई बात, चलो एक ये मुझे एक एग्जाम्पल बताना था, और एक एग्जाम्पल है जो मैं वो आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको पीके बताना है कि किसकी सबसे ज़्यादा पीके हो रही है, या फिर इसके ही आपको बतानी है एसिडिक नेचर कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है नेचर पे।
ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे एक रीज़न है, वो ये कि एक बात ध्यान रखना, जब भी देखो ये हमारा यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो H है, जो ये H है, यही तो रिप्लेस हो रहा है ना बेंजीन रिंग से, सेम वैसे ही रिप्लेस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो H था, जैसे ये हमारा बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग है, यहाँ के H को हटा दिया गया है और ये हमारे पास ये बना दिया गया है, वही हो रही है, सेम सब जगह वैसा ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो इसकी pKa की जो होगी वैल्यू, pKa वो सबसे ज़्यादा होगी किसकी, फर्स्ट की, फिर होगी सेकंड की और फिर होगी थर्ड की, सबसे ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ इसकी, मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊँ तो ये होती है pKa इसकी वैल्यू होती है 22.8, इसकी वैल्यू होती है pKa की 18.5 और इसकी pKa होती है 11। ठीक है, इसकी pKa होती है 11। देखो यहाँ पे एक बात आप समझने की कोशिश करना, जब भी आपको एसिडिक नेचर दिया हुआ रहे और आपके सामने कुछ इस तरह का सिस्टम रहे, तो जो सिस्टम इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं पता है, लॉक्ड सिस्टम। लॉक्ड सिस्टम, ये हमारा लॉक्ड सिस्टम है और जितना सिस्टम लॉक्ड रहता है ना, उसके एसिडिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होती है। बेंजीन रिंग के साथ जितना सिस्टम लॉक्ड रहता है, उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही इंक्रीज होती है और जब उसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी तो हमारी जो pKa की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये दो एग्जाम्पल मुझे बताने थे आपको कि कहाँ पे क्या वर्क करके इसके एसिडिक नेचर में क्या इफेक्ट पड़ती है। ओके, समझ में आ गई क्या है ये एग्जाम्पल। चलो ठीक है, मैं अब इसको आपको एक सिंपल सा, यहाँ तक ये हमारे जो एसिडिक नेचर है ना वो कंप्लीट हो गई है मेरे तरफ से, पर फिर भी अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा है या कोई भी टॉपिक आपको नहीं पता है या नहीं आती है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ओके, वो भी आपके डाउट क्लियर करूंगी जरूर से जरूर। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अगर मैं आपको पूरी तरह से पूरा जितना भी तक हमने एसिडिक नेचर पढ़ा, मैं उसकी एक समरी देती हूँ आपको, जो आप कहीं भी लिख करके रख सकते हो और फिर उसको आप रिवाइज कर लेना। ओके, अगर मैं एसिडिक नेचर की समरी बताऊं तो क्या क्या होगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, जो अभी अभी हमने पढ़ा है उसके, वहां से लेते हैं। रिजिड सिस्टम में तक हमने देखा था, या लॉक्ड सिस्टम मैंने जो बोला था अभी, रिजिड सिस्टम। अगर रिजिड सिस्टम में कॉन्जुगेशन होगी तो वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आपके पास रिजिड सिस्टम है तो उसकी कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी रिजिड सिस्टम। समझ में आ गई बात। कॉन्जुगेशन, अगर आपके पास रिजिड सिस्टम है और वहां पे कॉन्जुगेशन हो रही है तो वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। ओके, दूसरा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने अब देखा था ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये एसिडिक नेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। नाइट्रो वगैरह देखा, नाइट्रोफिनोल में हम लोगों ने देखा था ये चीज, है ना, वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। और तीसरा है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज करता है एसिडिटी को, एसिडिक नेचर को। ठीक है, ये इंक्रीज करता है ऑर्थो इफेक्ट। अभी भी देखा ना आपने बेंजोइक एसिड के केस में, वहां पे बेंजोइक एसिड के केस में एसिडिक नेचर को ये इंक्रीज करता है। ओके, उसके बाद क्या क्या हमने देखा है, यहाँ पे हमने देखा है कि एसिडिक नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, और कहीं भी कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास एरोमेटिक है, तो अगर आपके पास एक एरोमेटिक है और एक नॉन एरोमेटिक है तो आप किसको चूज करोगे, आप करोगे एरोमेटिक को, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड एक तो स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाती है और हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखना है, तो वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ाएगी। और अगर कोई भी सिस्टम कॉन्जुगेट ये एरोमेटिक है तो ऑटोमेटिक है कि उसकी एसिडिक नेचर नॉन एरोमेटिक से या फिर एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होगी। समझ में आ गई बात। चलो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरोमेटिक के। जैसे जैसे हमारा कंपाउंड एरोमेटिक के कंपाउंड बढ़ेगा नेचर में, वैसे वैसे हमारी जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज करेगी। अब एरोमेटिक कंपाउंड में भी हम लोग जो है, अगर हमारे पास ये हमारा बेंजीन है,
यहाँ पे कोई ग्रुप है तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो ऑर्थो पे सिर्फ ये ऑर्थो पे रेजोनेंस मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट और क्या लगती है, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन लगती है, राइट। मेटा पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगती है ओनली। अब यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। पैरा पे क्या लगती है, ये भी वैसे ही मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन यही लगता है। तो ये तीन इफेक्ट जहाँ पे जिसका अगर यहाँ पे माइनस वाले इफेक्ट लग रहे हैं तो वो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। समझ में आ गई बात। और क्या छूट रहा है, हाँ और एक है कि वो एसिडिक नेचर जो है वो के की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, H प्लस के कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है pH के और pKa की। ठीक है, और कुछ हमने पढ़ा है, और कुछ, हाँ शायद इतना ही है। तो समझ में आ गई, ये हमारी समरी है कि आप अगर आपके पास ये रहा तो सिर्फ और सिर्फ ये भी आप देख करके एग्जाम देने के लिए जा सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या मैंने एग्जाम्पल बताया है। उतना एग्जाम्पल ठीक है, मैंने लगभग सारे जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, पर फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बस बता सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, ये है हमारा एसिडिक नेचर की समरी। हमने अभी तक इतना कुछ कवर अप कर लिया है। तो यहाँ तक है हमारी एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ जो मैंने बता दिया। फिर भी अगर कहीं भी कोई भी टॉपिक अगर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर के आऊँगी आपके लिए बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर सारे क्वेश्चंस और जितने भी इफेक्ट जैसे भी, क्योंकि ये जस्ट उसका बेसिक स्ट्रेंथ है ना, ये जस्ट इसका रिवर्स है। अगर आप एसिडिटी को समझ रहे हो तो आप एसिडिटी को भी आराम से समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ईजी टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस वहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसीलिए वो वीडियो को आप जरूर देखना। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।